Hello dear student, today we start question number 15 of exercise 9.1। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर की पर्पस से, और ये इस ईयर बोर्ड के पेपर में बच्चों आ भी चुका है। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, मतलब एक हाईवे है जो किसकी ओर जा रहा है, कह रहा है एक टावर की ओर जा रहा है। मान लिया यहां पर एक टावर है बच्चों, इस टावर को हमने नाम दे दिया ए बी। इस टावर की ओर एक हाईवे जा रहा है, कह रहा है ये एक क्या जा रहा है बच्चों, हाईवे जा रहा है। ठीक, इस टावर की ओर जा रहा है ये हाईवे। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। और जो मैन है बच्चों, जो आदमी है वो कहां खड़ा है, वो टावर के टॉप पर खड़ा है। ये बी पॉइंट पर आपका मैन खड़ा है। क्लियर बच्चों? आदमी खड़ा है। ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और जो कार है बच्चों, वो कार कहां पर होगी, क्योंकि हाईवे कहां को जा रहा है, हाईवे जा रहा है टावर के फुट की ओर। ठीक है ना, टावर की ओर जा रहा है। तो मान लिया कार यहां पर है और इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं कितना, सी। क्लियर बच्चों? तो मैन है वो टावर के टॉप पर खड़ा है। इस कार सी, जो कार है जो सी पॉइंट पर खड़ी है, इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो आप यहां से वो लाइन मिला दीजिए। अब क्या एंगल 30 डिग्री ये दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है तो कहीं ना कहीं ऊपर आएगी। तो क्या कहां पर ड्रॉ करोगे एंगल 30? देखो बच्चों ध्यान से, क्योंकि ये तो आपकी लाइन ऑफ साइट है। समझाई थी ना लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे बनाओगे, इस AC के पैरेलल B से एक क्या कर दो, पैरेलल लाइन खींच दो। क्लियर बच्चों? ठीक, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी। तो बच्चों ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ये एंगल होता है 30 डिग्री। बस शर्त क्या थी, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होना चाहिए। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, कार सी यहां पर है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। क्लियर बच्चों? पहले सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं बना पाओगे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। अब 6 सेकंड बाद ये कार यहीं थोड़ा रहेगी, कुछ चलेगी ना। तो 6 सेकंड। अब ये भी बोल रहा है, ये ध्यान रखा मैंने सो ऑन लिख रखा है, इसके बाद ये लिख रखा है बच्चों कि ये जो कार है वो टावर के फुट की ओर, यानी टावर के लोअर पॉइंट की ओर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बढ़ रही है। मतलब यहां से टावर की ओर वो जब जाएगी और टावर के लोअर पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड एक समान रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब बच्चों यहां पर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। अब 6 सेकेंड बाद तो कार चल रही है, कार कुछ ना कुछ स्पीड से चल रही है। तो 6 सेकेंड बाद मान लिया कार यहां पर पहुंच गई और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कितना, D। तो फिर ये डिप्रेशन एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो इसी पॉइंट को आप किससे मिला दोगे, D से मिला दोगे बच्चों। क्लियर? यही पॉइंट आपका किससे मिल जाएगा, D से मिल जाएगा। ये एंगल आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब लाइन ऑफ साइट ये हो गई ना, हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए ध्यान से, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो यहां से C से D में जाने पर कार ने 6 सेकंड लिए, तो आपने वो समय निकालना है कि कार D से A पर कब पहुंचे। टावर के फुट की ओर पहुंचना है ना कार को। ये देखो, टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से
टावर के फुट पर पहुंचने के लिए कार कितना समय लेगी वो आपने निकालना है। सी से डी पर पहुंचने के लिए 6 सेकंड ले रही है, डी से ए पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगी ये आपने निकालना है। क्लियर बच्चों? अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बच्चों देखो, पहले फिगर को पूरा कर लेते हैं। ये हमने ई मान लिया क्योंकि AC और BE पैरेलल है, तो बच्चों ये एंगल ये जो लाइन है BD वो कैसी लाइन है? ट्रांसवर्जल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्यों कहा? क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर बच्चों? तो देखो ये BD आपका क्या है? ट्रांसवर्जल लाइन है, और BE और EA बच्चों ये आपका AC, BE और AC आपकी पैरेलल लाइन, और ये BD आपका ट्रांसवर्जल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल बच्चों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आ गई ना बात समझ में? ये इस लाइन पर कौन सा एंगल अटैच्ड है? ये 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री एंगल क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, क्योंकि BE AC के पैरेलल है, ये BE AC के पैरेलल है, और ये BC भी आपका क्या है बच्चों? ट्रांसवर्जल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन के ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है? 30 डिग्री। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा 60 तो ये भी 60। क्लियर बच्चों? अब देखो, हमने टाइम निकालना है, लेकिन टाइम निकालने के लिए भी क्योंकि हमें डिस्टेंस भी चाहिए। टाइम का फॉर्मूला आपने स्पीड, क्योंकि हमें क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है ना, टाइम हमने निकालना है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, लेकिन हमें डिस्टेंस तो चाहिए होगा ना बच्चों। तो देखो, मान लिया C से D पर पहुंचने के लिए कार X डिस्टेंस कवर करती है, और D से A पर पहुंचने में कार Y डिस्टेंस कवर करती है, और टावर की हाइट मान लिया कितना है? H है। तो लिख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू H मीटर। आ गई ना बात? अब मीटर दे नहीं रखा है तो H यूनिट ले लेते हैं। आ गई ना बात में बच्चों? अब देखो ध्यान से, हाइट ऑफ टावर हमने H यूनिट मान लिया। उसके बाद देखिए बच्चों ध्यान से, लेट CD इक्वल्स टू X मीटर, X यूनिट, और दूसरा DA इक्वल्स टू Y यूनिट। अब हमने ये दो डिस्टेंस भी मान लिया, CD और DA। आ गई ना बस में? CD क्या है? जब कार C से D पर पहुंचती है, कितने समय बाद? 6 सेकंड बाद। DA क्या है? जब कार D से A पर पहुंचती है। हमने ये निकालना है कि D से A पर पहुंचने में कार कितना समय लेती है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब हम बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच D to A is T। मान लिया D से A पर पहुंचने के लिए कार कितना समय लेती है? T सेकंड का समय लेती है। क्लियर बच्चों? अब बाकी प्रोसेस वैसे ही करना है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, उन दो ट्राइंगल को लो। पहला ट्राइंगल क्या बन रहा है? ABD। तो देखो, इन ट्राइंगल ABD बच्चों दोनों साइड नहीं मालूम है, H भी नहीं मालूम, Y भी नहीं मालूम, तो दोनों ले लो आप। अब हमने H और Y तो मान रखा है ना, तो इन्हीं दो का रेशियो लो। मालूम तो नहीं है लेकिन मान तो उन्हीं दो को रखा है, H और Y। क्लियर बच्चों? तो देखो, ये AB और ये AD, तो AB अपॉन क्या कर दिया? AD कर दिया। क्योंकि एंगल ये बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो ये अपने आप क्या हो गया? बेस हो गया। तो AB क्या है? परपेंडिकुलर, और AD क्या है? बेस। तो बच्चों पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। देखो P अपॉन B क्या होता है? टेन थीटा। पहला होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो यहां पर 10 आ जाएगा, और थीटा कितना दे रखा है बच्चों? 60 डिग्री। थीटा यहां पर कितना है? 60 डिग्री। बच्चों AB कितना है? H, AD कितना है? Y। 10 60 कितना होता है? √3।
दैट इंप्लाइज दैट h इक्वल्स टू, ये y यहां अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो y अंडर 3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है बच्चों? ये पूरा ट्राइंगल BAC, ये ABC, इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ABC बच्चों, इस ट्राइंगल ABC में देखिए कौन सी साइड नहीं मालूम, एक तो AB भी नहीं मालूम और नीचे AC भी आपको नहीं मालूम, लेकिन यूज तो इन्हीं दो का करेंगे क्योंकि इन्हीं को मान रखा है आपने। तो देखिए बच्चों, AB क्या है? परपेंडिकुलर, और AC क्या है? बेस, तो ये क्या हो जाएगा? 10-30 डिग्री। आ गई ना बात समझ? क्योंकि एंगल ये बन रहा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गई? बेस। अब देखिए बच्चों, इसको यहां पर से समझिए, AB कितना मान रखा है आपने? H। बच्चों AC को देखो तो, ये AC किन दो से मिलकर बना है? यहां पर देखो, AC इक्वल्स टू कितना? AD प्लस CD, ये AD प्लस CD मिलकर बना है ना, ये AC इक्वल्स टू AD प्लस CD। अब देखो AD कितना दे रखा है? Y, और CD कितना दे रखा है? X, मतलब AC इक्वल्स टू Y प्लस X या फिर X प्लस Y। तो मैं AC की जगह में क्या रख देता हूं? X प्लस Y। बच्चों 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा? h√3 इक्वल्स टू, ये x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? x प्लस वाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 से h की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। h की वैल्यू कितनी आई? y√3, तो h की वैल्यू y√3 रख दीजिए। कितना आ गया? h की जगह में y√3 रखा, h की जगह में कितना रखा? y√3, एक √3 वहां पहले से है, तो इंटू कितना? √3 इक्वल्स टू बच्चों x प्लस वाई। बच्चों √3 इंटू √3 3, तो 3 इंटू वाई कितना? 3y, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई। ध्यान रखना मैंने h की वैल्यू रखी y√3 और एक √3 वहां पहले से है, तब y√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना? 3, और इंटू y करोगे तो 3y। बच्चों ये प्लस y है ना, इधर आके माइनस y, दैट इंप्लाइज दैट 3y माइनस y इक्वल्स टू x, दैट इंप्लाइज दैट 3y माइनस y 2y इक्वल्स टू x। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब है, देखो क्या कह रहा है, जो C से D पर पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है बच्चों, वो A से D पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस की दुगनी है। मतलब जो CD है वो AD का क्या है? डबल है। यही तो बोल रहा है। आ रही है ना बात समझ में? तो जब डिस्टेंस, अब देखो बच्चों इतना समझ में आ गया, आ गई ना बात समझ में? अगर डिस्टेंस डबल है तो टाइम हाफ हो जाता है। क्लियर? अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस डबल है तो टाइम उसका क्या हो जाएगा? ये y का टाइम क्या हो जाएगा? x के टाइम का आधा हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? ये C से D पर पहुंचने में कितना समय ले रही है कार? 6 सेकेंड। तो D से A पर पहुंचने में कार कितना समय लेगी? उसका हाफ, यानी 3 सेकेंड। लेकिन अब हम इसको प्रॉपर मैनर में करेंगे। पहले उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर देता हूं। ध्यान रखना क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बस आप अगर फिगर समझ गए, जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, we know the car reach the foot of tower in uniform speed। हमें पता है बच्चों कि क्या जो टावर, जो कार है, वो टावर के फुट पर, लोअर पॉइंट पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पहुंच रही है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान स्पीड से पहुंच रही है। सी से डी पर पहुंचने में जितनी स्पीड कार की थी, डी से ए पर पहुंचने पर भी कार की स्पीड वही रहेगी। क्लियर? मतलब स्पीड ऑफ कार फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार फ्रॉम डी टू ए। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कार
कहां से, जहां पर है वहां से टावर के फुट पर पहुंच रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक समान स्पीड के साथ। स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस बदल सकती है, टाइम बदल सकता है, लेकिन स्पीड आपकी बदल नहीं रही है। क्लियर बच्चों? तो देखो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ रखा है ना बच्चों? स्पीड इक्वल्स टू, थर्ड यूनिट में बहुत क्वेश्चन बनाए थे इससे। स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो बच्चों, जब कार सी से डी पर पहुंच रही है तो स्पीड कितनी है, एक्स, सॉरी डिस्टेंस कितना है, एक्स। ये एक्स उसका डिस्टेंस है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स उसका क्या है, डिस्टेंस, और टाइम कितना ले रही थी, 6 सेकंड। सी से डी पर पहुंचने के लिए क्वेश्चन में दिया था ना, सी से डी पर पहुंचने के लिए कार कितना समय ले रही है, 6 सेकंड का समय ले रही है। तो एक्स अपॉन 6 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार फ्रॉम डी टू ए, डी से ए पर पहुंचने के लिए जो कार की स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, वाई, और टाइम हमने कितना माना है बच्चों, टी। ये क्लियर? वो 6 सेकंड तो हमें दिया ही था, तो इसको हमने क्या माना था, टी माना था। अब देखिए बच्चों ध्यान से, एक्स की वैल्यू अब भी दे रखी है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम, दैट इंप्लाइज दैट, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 से आपको क्या दिया है, x की वैल्यू दी है कितनी, 2y। तो x की जगह में 2y अपॉन 6 इक्वल्स टू y अपॉन t। क्लियर? अब देखो बच्चों, दैट इंप्लाइज दैट, ये इक्वल टू के दोनों साइड, एक साइड भी y है, उस साइड भी y है। क्लियर? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये t इधर चला गया, ठीक, तो t इधर चला गया, कितना आ गया, 2yt। क्लियर बच्चों? ये 6 इधर चला गया, कितना आ गया, 6y। दैट इंप्लाइज दैट, आपने तो t निकालना है ना, तो t के साथ 2y मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू कितना, 6y अपॉन 2y। बच्चों y से y कैंसिल, और 2 से ये 6 कितनी बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल। हमने टाइम किस में माना था, सेकंड पे, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेकंड। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 सेकंड निकल के आ गई। मतलब कार को d से a पर पहुंचने पर के लिए कितना समय लगता है, 3 सेकंड का समय लगता है। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर कंफ्यूज मत होना, x की वैल्यू रखी है बच्चों 2y, यहां से इक्वेशन 2 से, ठीक। और क्या किया, ये t को इधर मल्टीप्लाई किया 2yt, ये 6 को इधर मल्टीप्लाई किया 6y। क्योंकि हमें t निकालना है तो t के साथ 2y मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, y से y कैंसिल, 2 से ये 6 3 बार कैंसिल, तो कितना आ गया, 3 सेकंड। तो ध्यान रखना बच्चों, आपसे क्वेश्चन में ये बोला था कि एक टावर है और एक हाईवे है जो टावर की ओर जा रहा है। आ गई ना, मतलब टावर की ओर है एक हाईवे, ठीक। अब कार है जहां पर, मान लीजिए सी पर है, तो टावर के टॉप में एक आदमी खड़ा है जो कार जब सी पर खड़ी है उसको देख रहा है। तो डिप्रेशन एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। और 6 सेकंड बाद जब कार डी पर पहुंचती है तो डिप्रेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो इससे 60 और 30 डिग्री निकल गया। मान लिया टावर की हाइट h है, सी से डी पर पहुंचने पर डिस्टेंस x कवर करता है कार, और डी से ए पर पहुंचने पर कार y डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे हम करते थे दो ट्राइंगल का यूज करके हमने ये रिलेशन निकाल दिया, क्योंकि हमने तो टाइम निकालना है कि डी से ए पर पहुंचने में कार कितना समय लेती है। अब हमें पता है द कार रीच द फुट ऑफ टावर इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म, कार रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ टावर के फुट पर कार पहुंच रही है, मतलब एक समान स्पीड से पहुंच रही है। सी से डी तक कार की स्पीड और डी से ए तक कार की स्पीड सेम है, तो लिख दिया स्पीड ऑफ कार फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार फ्रॉम डी टू ए। स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस कितना है, सी से डी पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस x है, और कितना समय ले रही है, 6 सेकंड का समय ले रही है, क्वेश्चन में दिया था। इक्वल्स टू डी से ए पर पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, y, और टाइम हमने कितना माना था, t माना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड आ गई। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक।
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बच्चों इससे पहले, और अब तो आपको पता चल गया इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी 6 मार्क्स का आना है। बोर्ड पेपर के जो यूके बोर्ड के हैं वो 6 मार्क्स के लिए तैयार करें, और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो 4 मार्क्स के लिए इस पेपर को तैयार करें। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक, किसी टावर के टॉप का, मान लिया ये एक टावर है बच्चों, ठीक, इसको समझ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। मान लिया ये एक टावर है बच्चों ए बी, क्लियर। इस टावर ए बी के जो आपको क्या दे रखा है, इस टावर ए बी के लिए बच्चों क्वेश्चन को समझिए। देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो ये एक टावर है ए बी, इसके बेस से, ये ए ही तो इसका बेस है, इसके बेस से 4 मीटर की दूरी पर, यानी ये, ठीक, एक पॉइंट है, इसको हमने मान लिया सी, क्लियर। और इसी बेस से 9 मीटर की दूरी पर ये टोटल डिस्टेंस ए से यहां इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर है। तो 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है बच्चों। आ गई ना बात समझ में? ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है बच्चों ए बी, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, लीजिए, ठीक। और इस टावर ए बी के बेस से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और इसी टावर के बेस से 9 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है। क्लियर बच्चों? अब ये क्या बोल रहा है, इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, ठीक, वो क्या है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, इन पॉइंट से देखने पर टावर के टॉप को जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बनता है वो कंप्लीमेंट्री बनता है। आ गई ना बात में? कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब उन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कंप्लीमेंट्री पढ़ा है ना आपने, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है। अगर मान लिया यहां से जब आप देख रहे हो टावर के टॉप को, ठीक, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो अगर थीटा है, तो जो दूसरे पॉइंट से जब आप टावर के टॉप को देखोगे, सी से जब टावर के टॉप को देखोगे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जहां पर दो एंगल का सम कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आ गया, 90 निकल के आ गया। तो ध्यान रखना, अगर एलिवेशन की बात कर रहा है ना, तो यहीं पर बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल है, तो एंगल यही होंगे। क्लियर? वो साफ बोल रहा है कि टॉप से बेस, टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और उनसे जो इन पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चों, जो एंगल बनेगा वो कंप्लीमेंट्री होगा। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और ये दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये भी कह रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन पे तो बनाइए ना, सी और डी। क्लियर? आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर हम h मान लेते हैं, प्रूफ करना है कि ये हाइट ऑफ द टावर कितना है, 6 मीटर। अभी तक जैसे क्वेश्चन आप बनाते आए हो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? इसमें दो ट्राइंगल बनते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू h मीटर। हाइट ऑफ द टावर ए बी मान रखा है ना बच्चों, वो कितना है, h मीटर है। ये h की वैल्यू आपने निकालनी है। और गिवन है बच्चों आपको AC इक्वल्स टू 4 मीटर और AD इक्वल्स टू 9 मीटर। ये दोनों दिया है ना, AC दिया है 4 और AD दिया है 9 मीटर। तो दो ट्राइंगल कौन कौन से बनते हैं, इन ट्राइंगल, सबसे पहले ABC, इन ट्राइंगल या ABC में निकालो या ABD में निकालो, आपकी मर्जी है। तो इन ट्राइंगल ABD, चलो पहले बड़े ट्राइंगल में निकाल लेते हैं। ABD में देखिए, हमें क्या नहीं मालूम, AB नहीं मालूम, हमें क्या मालूम है, AD मालूम है, ठीक।
तो एंगल थीटा यहां पर बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये है, तो ये हाइपोटेनस, तो ये एडी क्या हो गया, बेस। मतलब ए बी परपेंडिकुलर और ए बी बेस। तो वही चीज बच्चों पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो बच्चों P अपॉन बी क्या आता है, टेन थीटा। पहला होता है साइन, P अपॉन एच, B अपॉन एच होता है कॉस और P अपॉन बी होता है टेन। तो बच्चों एंगल कितना है, थीटा ही है, तो इसको थीटा ही रहने दो। तो बच्चों टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी कितना दे रखा है आपको H, और AD कितना दे रखा है आपको 9, तो ये कितना आ गया H अपॉन 9। क्लियर बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ABC, ABC। इस ट्राइंगल में भी आपको AB नहीं मालूम, AB मालूम है क्या, नहीं मालूम, ठीक। और क्या मालूम है, AC मालूम है। अब देखो एंगल ये बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये AC क्या हो गया, बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है ना, P अपॉन बी। 10 कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, मैंने आपको समझाया था 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 10 जब बेस एंगल 90 होता है, 10 किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है। बताया था ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो ध्यान रखने 10 90 माइनस थीटा, ये यहां पर लिख देता हूं, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। क्लियर बच्चों, तो 10 90 माइनस थीटा की जगह में क्या आ गया, कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी कितना दे रखा है H, और AC कितना दे रखा है बच्चों, देखिए AC आपको दे रखा है 4। क्या इतने में छोड़ दें, नहीं, क्योंकि आपने तो H निकालना है, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 और 2 बराबर होनी चाहिए। अगर ये 10 थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, 10 थीटा होना चाहिए। बिल्कुल, कॉट का उल्टा कर दो, क्या निकल जाता है, 10। कॉट का उल्टा क्या होता है, 10। दैट इंप्लाइज दैट 10 थीटा अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो ये H अपॉन 4 का उल्टा हो जाएगा। H अपॉन 4 का उल्टा क्या होता है, 4 अपॉन H, क्योंकि हमें पता है बच्चों कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 10 थीटा का उल्टा होता है। पढ़ा है ना आपने, वो फिगर के माध्यम से समझाया था मैंने 8th चैप्टर में बहुत अच्छे से। तो ध्यान रखना, कॉट थीटा अगर H अपॉन 4 है तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। H अपॉन 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन H। तो ये इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन 1 भी 10 थीटा दे रहा है, इक्वेशन 2 भी 10 थीटा दे रहा है, यानी इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी 10 थीटा निकाल के दे रहा है, ये भी 10 थीटा निकाल के दे रहा है, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन का RHS देखो क्या है, H अपॉन 9, और सेकेंड इक्वेशन का RHS देखो क्या है, 4 अपॉन H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये H यहां, H इंटू H कितना बच्चों, H स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4 कितना बच्चों, 36। तो देखो दैट इंप्लाइज दैट H स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दैट इंप्लाइज दैट बच्चों H स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी ओर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। H इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 किसका, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 मीटर। बच्चों प्लस माइनस का साइन आता है ना स्क्वायर रूट जब निकालते हो, तो माइनस क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हाइट है, और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर बच्चों, कोई डाउट यहां पर तक। ये कैसे आया इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, क्योंकि ये भी 10 थीटा दे रहा है और ये भी 10 थीटा दे रहा है, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H स्क्वायर और 9 इंटू 4, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू 36। यहां स्क्वायर हटेगा तो दूसरी ओर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो H इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 मीटर। और यहां पर गड़बड़ मत करना, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। दैट इंप्लाइज दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू H अपॉन 4, क्योंकि हमें पता है कॉट का उल्टा क्या होता है, 10। हम 10 क्यों निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में भी 10 थीटा है, क्योंकि हमें H निकालना है, तो H को तो बराबर रख नहीं सकते। आ गई ना बात समझ में। तो इक्वेशन 1 में 10 थीटा है, तो इक्वेशन 2 को भी कहीं 10 थीटा बनाओ, तो कॉट थीटा तो हमें मिल गया, 10 थीटा तो निकल जाएगा। 10 थीटा कॉट का क्या होता है, उल्टा। H अपॉन 4 का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, 4 अपॉन H।
क्लियर बच्चों, दोनों इक्वेशन को बराबर करा और आपकी वैल्यू निकल के आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस बार बोर्ड पर्पस के लिए, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। तो सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 9 भी एंड होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।